आज ईरान में जो चल रहा है, अगर आप उसे सिर्फ प्रोटेस्ट, महंगाई या करेंसी क्रैश के लेंस से देखेंगे, तो आपको स्टोरी का सिर्फ सरफेस दिखेगा। जियोपॉलिटिक्स हमेशा सरफेस के नीचे खेला जाता है। असली सवाल ये नहीं है कि लोग सड़कों पर क्यों आए, असली सवाल ये है कि ये सब एक साथ और इतनी तेजी में कैसे हुआ। कुछ ही दिन पहले दुनिया ने देखा कि नेतन्याहू व्हाइट हाउस जाते हैं। ऑफिशियली विजिट नॉर्मल लगती है, लेकिन बैकग्राउंड में ईरान को लेकर सीरियस डिस्कशन चल रहे होते हैं। सिनेरियो, टाइमलाइंस और ऑप्शन टेबल पे रखे रहते हैं। और फिर 48 आवर्स के अंदर ही ईरान के मल्टीपल शहरों में प्रोटेस्ट एक्सप्लोड हो जाता है। नारे सिर्फ इकॉनमी के नहीं होते हैं, सीधा रिजीम चेंज करने के खिलाफ हो जाते हैं। डेथ टू खमैनी और शाह विल बी रिटर्न ऐसे स्लोगन्स के साथ आपको सड़कों पर सुनाई देने को मिल रहे हैं। यहाँ एक बेसिक सवाल खड़ा होता है, क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस है? हम अक्सर अटैक का मतलब फाइटर जेट्स और मिसाइल्स समझते हैं, लेकिन जियोपॉलिटिक्स का सबसे पावरफुल अटैक वो होता है जहां एक भी बॉम्ब गिराने की ज़रूरत न पड़े और अपना काम हो जाए। जब किसी मुल्क के लोग ही अपने गवर्नमेंट के खिलाफ उतर जाएं, तो रिजीम अंदर से वीक हो जाती है, और यही ईरान में हो रहा है। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, विदाउट एक्सटर्नल सपोर्ट ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो फुली फंडेड नहीं हो सकता। तो पार्शली इंटरनल एंगर भी है और पार्शली बाहर के देशों के द्वारा लगाई आग भी है। ईरान को समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना ज़रूरी है। 1979 के पहले ईरान एक रिलेटिवली मॉडर्न कंट्री था। रिलीजियस था लेकिन एक्सट्रीम नहीं। वेस्ट के साथ रिलेशंस थे, इजराइल के साथ कोऑर्डिनेशन था, अमेरिका के साथ इंगेजमेंट था। ये भी सच है कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम इनिशियली वेस्टर्न सपोर्टेड ही था। वेस्टर्न कंट्री ने ही फंड किया था इलेक्ट्रिसिटी और डेवलपमेंट के लिए। मतलब ईरान हमेशा से आइसोलेटेड या रोग स्टेट नहीं था। फिर इस्लामिक रिवॉल्यूशन आता है और पावर क्लैरिकल के हाथों में चला जाता है। धीरे धीरे आइडियोलॉजी ने इकोनॉमी को डोमिनेट कर दिया। सैंक्शन लगे, आइसोलेशन और मिसमैनेजमेंट का इफेक्ट ये हुआ कि आज ईरान के पास दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल एंड गैस का रिजर्व होने के बावजूद वहाँ के आम नागरिक, आम जनता स्ट्रगल कर रहे हैं। करेंसी कोलैप्स हो चुकी है, इन्फ्लेशन आउट ऑफ कंट्रोल है और फ्रस्ट्रेशन पीक पर है। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ईरान की वेल्थ आज ईरान के अंदर ही नहीं है। पैसा पहले ही बाहर शिफ्ट हो चुका है, यूरोप, टैक्स, शेल कंपनी के थ्रू। रूलिंग एलिट ने अपने एग्जिट स्ट्रैटेजी कब की प्रिपेयर कर ली है, क्योंकि हिस्ट्री बताती है कि जब पब्लिक मूड एक बार पलट जाता है तो पावर कितनी ही स्ट्रांग क्यों ना हो, ज़्यादा दिन तक नहीं टिकती है। हमने रिसेंटली कई सारे कंट्रीज़ में ये हाल होते हुए देखा है। इसी बीच रिपोर्ट ये भी आ रही है कि ईरान के सीनियर ऑफिशियल्स क्वाइटली फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ बैक चैनल में कॉन्टैक्ट बना रहे हैं। ये कोई फिल्म का प्लॉट बिल्कुल भी नहीं है, ये है रियल जियोपॉलिटिक्स। जब रिजीम कोलैप्स के करीब होती है तो इनसाइडर अपनी सेफ्टी के लिए सबसे पहले अपना लाइफ सिक्योर करते हैं। इंफॉर्मेशन के बदले असाइलम, सीक्रेट्स के बदले प्रोटेक्शन। ये फार्मूला पहले भी हमने देखा है, सीरिया में, श्रीलंका में और दूसरे केसेस में भी ये बार बार रिपीट होता है। अब यहाँ सीन में एंट्री होती है ट्रंप की। वो ओपनली वार्निंग देते हैं, एग्रेसिव लैंग्वेज यूज़ करते हैं और प्रेशर क्रिएट करते हैं। ईरान उसका रिस्पांस देता है, अफगानिस्तान और इराक जैसे एग्जाम्पल गिनाता है। लेकिन जियोपॉलिटिक्स में बात सिर्फ बोलने की नहीं होती, टाइमिंग और कोऑर्डिनेशन भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आज इस वक्त सबसे ज़्यादा नोटिसेबल चीज़ है इजराइल की खामोशी। इजराइल अनयूजुअली साइलेंट है। कोई स्टेटमेंट नहीं, कोई ड्रामा नहीं, कोई थ्रेट नहीं। जिस तरह से अभी जो सिचुएशन चल रहा है, अगर हम इसे गौर से देखें तो इजराइल बिल्कुल भी कुछ नहीं बोल रहा और यूएसए बहुत कुछ बोल रहा है। लेकिन जियोपॉलिटिक्स में साइलेंस कभी सिंपैथी या खालीपन नहीं होता है, सिंबॉलिक सिग्नल होता है। विजुअल और मैसेजिंग के थ्रू ये बताया जा रहा है कि टाइम लिमिटेड है। जब एक बड़ा प्लेयर बोलना बंद कर दे तो अक्सर वो तैयारी के मूड में होता है। अब एक हार्ड रियलिटी को समझना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ एयर स्ट्राइक से कोई रिजीम चेंज नहीं हो सकता। हिस्ट्री ने बार बार ये प्रूव किया है। अफगानिस्तान और इराक इसका लाइव एग्जाम्पल है, जो बीते एक सेंचुरी के अंदर ही बहुत ही कहानी बदली है। फाइनल रिजल्ट तब आता है जब ये लोग सिस्टम के अंदर जाते हैं और अंदर से सिस्टम को गिराते हैं, या फिर ग्राउंड लेवल मिलिट्री इंटरवेंशन होता है। ईरान भी इस रूल से अलग नहीं है। आज के प्रोटेस्ट सिर्फ हिजाब या आइडियोलॉजी का इशू नहीं है,
ये सर्वाइवल का भी इशू है। जब करेंसी वैल्यू गिरती है, जॉब खत्म होते हैं और घर के अंदर राशन कम पड़ने लगता है, तब आइडियोलॉजी सेकेंडरी हो जाती है और प्राइमरी भूख हो जाती है। भूख ऐसी नैरेटिव है वो जो किसी को भी फॉलो नहीं करती, और जब भूख सड़कों पर आती है तो रिजीम के लिए सिचुएशन सबसे ज़्यादा डेंजरस हो जाता है। हमने अभी रिसेंटली कई दफ़ा अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग कंट्रीज़ के प्रोविनेंस में देखा है। अगर करंट सिस्टम कोलैप्स होता है तो ईरान के पास मैसिव पोटेंशियल है, रिसोर्स अबंडेंट है, लोकेशन स्ट्रैटेजिक है और पॉपुलेशन केपेबल है एक नॉर्मल पॉलिटिकल सेटअप वापस से क्रिएट करने का। ईरान मिडिल ईस्ट का इकोनॉमिक पावर हाउस बन सकता है, लेकिन उसके लिए सबसे पहला स्टेप क्लियर होना चाहिए कि प्रेजेंट स्ट्रक्चर को बदलना है, और वहाँ की पब्लिक यही चाहती है। इसलिए जो हम आज देख रहे हैं वो सिर्फ प्रोटेस्ट नहीं है, ये एक ट्रांजिशन का फेज़ है। जैसे ही सिचुएशन टिपिंग पॉइंट पर पहुंचती है, इवेंट बहुत तेज़ी से अनफोल्ड होने लगते हैं। कोई काउंटडाउन नहीं होगा, कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं होगी, चेंजेस इतनी स्पीड से होगी कि दुनिया बाद में समझेगी कि एक्चुअली हो क्या रहा था पीछे से। तो जब कोई ये कहे कि ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है, तो एक बात याद रखना, जियोपॉलिटिक्स कभी कोइंसिडेंस पे नहीं चलती। यहाँ पर सिर्फ टाइमिंग, हर साइलेंस और हर मूवमेंट का एक कैलकुलेटिव हिस्सा होता है, जो हमें करंट प्रेजेंट सिनेरियो में तो समझ में नहीं आता, लेकिन अगर हम गौर से देखें तो ये एक लूप के साथ होता है। और अभी ईरान उसी कैलकुलेशन के सबसे सेंसिटिव स्टेज पे खड़ा है। और भी जैसे चेंजेस होएगा, मैं आपको अपने वीडियो से अपडेट करते रहूँगा। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपको अगर ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। थैंक यू।